नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली चैनल पर आप सभी का स्वागत दोस्तों। आज दिन में क्लास नहीं हो पाई दोस्तों। इसका रीज़न था कि बेटी को आज हॉस्पिटल में दिखाना था दोस्तों। आज उसका ट्रीटमेंट था। ओके, तो इसलिए मैं आज आपकी क्लास ले नहीं पाया, लेकिन अभी आप लोगों की क्लास ले रहा था। ओके, जितने भी विद्यार्थी लाइव है दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाए। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। एक बार बता दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, यस या नो। एक बार ये कमेंट कर देना कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है, नहीं दे रही। एक बार ये कमेंट आप जरूर कर देना मित्रों, ओके, जिससे मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और आप लोगों के साथ मिल सकूं। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो अपन बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक। ये टॉपिक दोस्तों आपके आरपीएससी के द्वारा आयोजित आरएस और एसआई के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के दोस्तों फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। हालांकि क्लास का टाइम 6:30 बजे था, लेकिन दोस्तों मैंने क्लास को थोड़ा जल्दी कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आप लोग लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव या रिकॉर्डेड कोई मतलब नहीं, मैं हर चीज़ को वैसे डिटेल में समझाता हूँ। आपको इसमें समझने की कोई दिक्कत ही नहीं, आप बाद में आराम से फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ रही देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी विद्यार्थी, एक तो मैं बता दूं मेरे यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा आयोजित एसआई और आरएस की बात अगर करें तो एसआई और आरएस और नेट जेआरएफ के विद्यार्थी जो कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट है, नेट जेआरएफ के वो विद्यार्थी जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है, उनके लिए ये कक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के विद्यार्थियों के लिए कक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए धमाका करो। बिल्कुल दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए भी धमाका होगा, सबके लिए धमाके होंगे। टेंशन लेने की किसी को भी आवश्यकता नहीं। अब धमाके पे धमाके होने वाले, आपको टेंशन लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। हाँ ओके, नहीं दोस्तों बिल्कुल आप लोग बात। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों, तो अच्छा, नेट जेआरएफ कॉमर्स के विद्यार्थियों की जो यूनिट नंबर 1 है उसका ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। इसलिए मैं इन सभी टॉपिक्स को यूनिट नंबर 1 के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। ओके, बाकी यहाँ पर जब देखोगे मित्रों ओके, तो यहाँ पर भी अपन बात करें इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक है दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, अर्थात इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, ओके, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था। टॉपिक का नाम क्या है? भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था। भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था। भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, ये आज का टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे। अगर माने इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, जिसको शॉर्ट पे अपन LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। ये टॉपिक आपके सामने। आप लोगों ने दोस्तों कई बार इकोनॉमिक्स पढ़ते समय इस तीनों शब्दों के बारे में खूब सुना होगा कि उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति या वैश्वीकरण की नीति। इन तीन नीतियों के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब जाना होगा। लेकिन आज मेरे द्वारा इस कक्षा में आपको इन तीनों नीतियों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इन तीनों नीतियों के बारे में आपको ढंग से पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। ओके, तो सभी लोग इस कक्षा को दोस्तों फटाक से दोस्तों एक बार सभी अपने ग्रुप के मेंबर्स को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। ओके, आगे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास जल्दी लगाओ सर आप। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल भरोसा करके मस्त रहिए, आराम, हर चीज़ का एक तरीका होता है आगे, ठीक है। तो बिल्कुल, अरे मित्रों मैंने कहते हैं ना, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में तुम्हारी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का टॉपिक है, जहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में कभी कभार बन जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, हर चीज़ अपने देखो, मैं आप लोगों के सिलेबस में अपने हाथों में लेके बैठता हूँ, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक पॉइंट कराता हूँ। तो आपको टेंशन लेने की किसी को भी कोई जरूरत, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्या आगे क्लियर? अब चलिए और समझने की कोशिश अपन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं दोस्तों, जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी कि भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था क्या होती है, इसको कब शुरू किया गया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब बातें। देखो पॉइंट नंबर ए कि भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब बात आती है, भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ, भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ
द्वितीय योजना अवकाश जो आपका सेकंड प्लान हॉलीडे था, द्वितीय योजना अवकाश कब से कब तक था? 1990 से 1992 तक था। मैं आपको बता चुका कई बार दोस्तों कि जब भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने अर्थात योजना आयोग ने, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उसने 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया था। ओके, मतलब उसने 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया था। तो क्या किया था मित्रों? तो उसने 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार ना करके एक एक साल की 2 वार्षिक योजना बनाई, जिसे द्वितीय योजना अवकाश कहा गया। क्योंकि दोस्तों उस समय द्वितीय योजना अवकाश के पीछे कुछ कारण थे। क्या क्या कारण थे? जैसे एक तो राजनीतिक अस्थिरता उस समय देश में थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का बार बार चेंज होना। कभी प्रधानमंत्री कौन बन रहा था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर दोस्तों अग्रवाल के कई प्रकार के, यानी दोस्तों 2-3 सालों में 2-3 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे। अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज की अस्थिरता उस समय थी, ये नहीं पता था कि देश में सरकार किसकी रहेगी। सेकंड कारण था दोस्तों आपके भुगतान संतुलन का दोस्तों क्रैश हो जाना। देश में आयातों की मात्रा बढ़ रही थी, निर्यातों की मात्रा घट रही थी। और तीसरा कारण था गल्फ कंट्रीज के मध्य वार होना, यानी गल्फ वार। ओके, खाड़ी देशों के मध्य युद्ध होने की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे थे और रुपए की वैल्यू क्या होती जा रही थी? डाउन होती जा रही थी। अर्थात मुद्रा की वैल्यू क्या होती? डाउन हो रही थी। तो इतनी सारी कंडीशंस उस समय देश के पास थी दोस्तों, इतनी बुरी कंडीशन देश की थी। अर्थात देश के पास आयात करने के लिए खुद का धन बचा ही नहीं था, सारा पैसा खत्म हो चुका था। अगर देश में कुछ नया ना किया जाता तो देश वापस गुलामी की कगार पर आने को तैयार हो चुका था, यानी देश वापस गुलाम होने की कंडीशन में आ चुका था। ऐसी देश की हालात थे उस समय, अगर मैं बात करूं, यानी बहुत ही बुरे हालात थे दोस्तों। फिर उस समय देश के प्रधानमंत्री बनते दोस्तों नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो नरसिम्हा राव ने दोस्तों वित्त मंत्री का चार्ज दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के हालात के बारे में बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सिंह साहब देखिए देश की कंडीशन क्या है, देश पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, देश में हालात खराब है, आप कुछ कीजिए दोस्तों। तो वित्त मंत्री बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सुझाव दिया था नरसिम्हा राव की सरकार को कि अगर आप देश की व्यवस्था को सुधारना चाहते हो या देश के अंदर दोस्तों आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले इन पंचवर्षीय योजनाओं को कुछ समय के लिए विराम दे दो। नरसिम्हा राव उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होने के नाते नरसिम्हा राव ने कहा कि सिंह साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हम 2 साल का अवकाश रख देंगे। अब बताओ क्या करें? तो 2 साल का अवकाश रख दिया गया 1990 से 1992। उसी दौरान 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक सुधार व्यवस्था को अपनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के आधार पर। तो मैं कह दूं कि द्वितीय योजना अवकाश के तहत 24 जुलाई 1991 को 24 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों का शुभारंभ किया गया। और इन आर्थिक शुभारंभ किया गया, ओके, एक तो ये रहा। तो 24 जुलाई 1991 को देश में आर्थिक सुधारों का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ओके, फिर आता दोस्तों अगर बात करें, फिर मैं दूसरा पॉइंट आपको समझाऊं, मेरी बातों को सुनना दोस्तों अच्छे। मैंने कहा कि आर्थिक सुधारों की जब बात आती है, मैंने कहा दोस्तों आर्थिक सुधारों को लेकर जब बात आती है, तो मैं कह सकता हूं कि आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप, आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया गया। ओके, आर्थिक सुधारों के तहत तो एक प्रारूप तैयार किया गया था। ओके, यानी आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया गया था, जो पूर्व आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री मित्रों, ओके, जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कौन सा राव? मतलब प्रधानमंत्री कौन सा उस समय? नरसिम्हा राव। ओके, नरसिम्हा राव एवं पूर्व वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, तैयार किया गया था। तो आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव
पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे तैयार किया गया था। ओके, इसीलिए 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 इस प्रारूप को राव मनमोहन मॉडल, इसीलिए इस प्रारूप को राव मनमोहन मॉडल, ओके, इस प्रारूप को क्या नाम दिया गया? राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। ओके, राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। ओके, इसको राव मनमोहन नाम से जाना गया। ओके, इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से क्या किया गया? इसे जाना गया। ओके, किसको? इसको। ओके, तो इसका मतलब 24 जुलाई 1991 में एक प्रारूप बना, एक कॉन्सेप्ट बना, एक मॉडल बना। ओके, इस मॉडल को बनाने का काम एक तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था और एक पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था। इसीलिए इस प्रारूप का नाम क्या रखा गया? मतलब इस प्रारूप का नाम रखा गया मित्रों राव मनमोहन मॉडल। इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। अर्थात ये प्रारूप जो है मित्रों, ये किस नाम से पहचाना गया? ये प्रारूप जो है मित्रों वो राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से पहचाना गया। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता मित्रों के। तो राव मनमोहन मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि इस प्रारूप को जो बनाया था, यानी आर्थिक सुधारों की व्यवस्था को लेकर जो प्रारूप बनाया गया था, उस प्रारूप का निर्माण डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा इस प्रारूप को तैयार किया गया था। ओके, आगे फिर मैं आपके सामने बात करता हूं मित्रों यहाँ पर कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका रहता है, वो क्या रहता है कि तीसरा बिंदु अगर मैं वो रहता है कि भारत में, अगर तीसरा बिंदु भारत में आर्थिक सुधारों के तहत, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत, तो भारत में आर्थिक सुधारों के तहत, मैंने कहा तो भारत में आर्थिक सुधारों के तहत, भारत में आर्थिक सुधारों के तहत, भारत में आर्थिक सुधारों के तहत तीन बातों पर, कितनी बातों में? तो तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। ओके, ये धारणा तो आर्थिक सुधारों के तहत दिया गया है। ओके, जिन्हें क्या बोले? जिन्हें एलपीजी के नाम से जाना जाता है। ओके, जिन्हें एलपीजी के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान। तो यहाँ पर वो कौन कौन से? एक तो है मतलब उदारीकरण, जिसको अपन लिबरलाइजेशन कहा जाता है। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन जिसको कहा जाता है। ओके, एक होता है दोस्तों आपका निजीकरण, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ये क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। और एक है दोस्तों आपका कौन सा करण? वैश्वीकरण दोस्तों, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। वैश्वीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो आर्थिक सुधारों के तहत तीन विचारों पर, तीन बातों पर विशेष बल दिया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब आपको ये बताया जाएगा कि उदारीकरण की नीति क्या होती है, निजीकरण की नीति क्या होती है और वैश्वीकरण की नीति क्या होती है, ये आपको बता। देखो तो मित्रों, मैंने ये तो समझा दिया कि भारत में आर्थिक सुधारों के तहत तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। भारत में आर्थिक सुधारों के तहत तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। ओके, जिसमें आपकी आ जाएगी उदारीकरण की नीति, एक आ जाएगी निजीकरण की नीति और एक आ जाएगी आपकी वैश्वीकरण की नीति। दोस्तों ये सब बातें आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन बातों पर विशेष बल दिया गया। ओके, अब देखो, अब मैंने पहले तो तीन बातें बताई कि भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था, ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, जिसको आप एलपीजी कहते हो। भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ द्वितीय योजना अवकाश कब रहा? द्वितीय योजना अवकाश, यहाँ पे अवकाश लिखना, द्वितीय योजना अवकाश। तो द्वितीय योजना अवकाश कब रहा? 1990 से 1992 रहा। तो 1990 से 1992 तक दोस्तों, 24 जुलाई 1991 को दोस्तों भारत में आर्थिक सुधारों की व्यवस्था को अपनाया गया। एक बात हो, फिर मैंने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया गया था, एक मॉडल तैयार किया गया था। उस मॉडल को बनाया था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसीलिए उस मॉडल को दोस्तों राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। ओके, और एक बात बताइए दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों के तहत तीन बातों पर, कितनी बातों पर? तीन बातों पर विशेष तौर पर बल दिया गया, जिसमें एक थी उदारीकरण की नीति, एक थी वैश्वीकरण की नीति और एक थी दोस्तों आपकी निजीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन बातों पर दोस्तों खासकर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन चीजों पर दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। तो एक होगी उदारीकरण की नीति, एक होगी निजीकरण और एक हो जाएगी वैश्वीकरण। इन तीन नीतियों पर विशेष तौर पर ध्यान सरकार के द्वारा दिया गया। ओके, अब देखिए,
अब एक एक पॉइंट को सुनना, यहां तक सबको समझ आ गया दोस्तों अच्छे से। अब आपको बताया जाएगा कि उदारीकरण क्या होता है, यानी लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं दोस्तों, ये समझेंगे। फिर अपन वैश्वीकरण, एक एक पॉइंट को समझेंगे और आपको पूरी डिटेल में सारी रामायण आज आपको बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहला बिंदु आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी में, उदारीकरण नीति। उदारीकरण की नीति, ओके, जिसको आप बोलोगे लिबरलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन अगर आता है लिबरलाइजेशन। ओके, आगे उदारीकरण की नीति। अब उदारीकरण क्या होता है दोस्तों, ये समझिए कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है, यानी लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है, ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मित्रों कि उदारीकरण की नीति क्या होती है। इस चीज़ को समझने की दोस्तों आगे, ओके मित्रों, ये चीज़ आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, देखिए, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मित्रों, एक तो आपको कि उदारीकरण, उदारीकरण मैंने कहा दोस्तों उदारीकरण, उदारीकरण एक ऐसी, उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत, उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत, अब जिसके तहत क्या क्या बात आती है, तो पॉइंट नंबर 1 कि उदारीकरण में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, उदारीकरण का मतलब होता है उदारता बरतना। उदारीकरण का मतलब उदारता बरतना, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को यह कहा कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हो या देश की अर्थव्यवस्था को और बड़ी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने नियमों में, अपने कानूनों में उदारता बरतनी होगी। मतलब सरकार के जो कठोर कानून हैं, उन कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल और अच्छे कानून सरकार को बनाने पड़ेंगे, तो देश अच्छी अर्थव्यवस्था में जिएगा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हो तो प्रत्येक माँ बाप को क्या करना चाहिए, अपने अंदर थोड़ी सी उदारता बरतनी चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चे ने छोटी सी गलती की उसको थप्पड़ मार रहे हो, पीट रहे हो, कुत्ते किसी से मार रहे हो, तो दोस्तों अगर उसको कुत्ते किसी से मारोगे तो एक दिन वो बेटा भी आप लोगों के ऊपर हाथ उठाएगा, वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। तो यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव को कहता है कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हो, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, तो आप अपने नियमों, अपने नियंत्रणों पर थोड़ा कंट्रोल करो। यानी सरकारी, यानी पहला बताया सरकारी नियामकों, मैंने कहा तो सरकारी नियामकों, मैंने कहा कि सरकारी नियामकों, सरकारी नियामकों एवं तथा नियंत्रणों को, सरकारी नियामकों एवं नियंत्रणों को, सरकारी नियामकों तथा नियंत्रणों को कम किया जाता है, कम किया जाता है। सबसे पहली बात तो कम किया जाता है, एक तो ये बिंदु आपको समझने की कोशिश है। यानी उदारीकरण का मतलब है तो कि उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत सरकारी नियामकों तथा नियंत्रणों को कम किया जाता है। ये धारणा, सरकार के जो भी नियामक है, सरकार के जो भी रेगुलेशंस एंड सरकार के जो भी कंट्रोल्स है, उनको कम करने की बात यहाँ पर आ जाती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड आती है मित्रों कि अब इस उदारीकरण का और क्या मतलब है, इसका मतलब है सरकार की, यानी गवर्नमेंट की, सरकार की लाल फीताशाही। अब बच्चा बोलोगे लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, लाल फीताशाही का मतलब भ्रष्टाचार या सरकारी कार्यों में दोस्तों विलंब होना, सरकारी कार्यों में विलंब होना। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप सरकारी किसी दफ्तर में जाते हो, वहां पर एक लाल कलर के कपड़े में दोस्तों बहुत सारी फाइलें पड़ी रहती है, मतलब अभी तक इन पर काम हुआ ही नहीं मित्रों। ओके, तो सरकार की लाल फीताशाही व्यवस्था, यानी सरकार की जो ढिलाई है, सरकार का जो करप्शन है, व्यवस्था को क्या करना, समाप्त किया जाता है। ओके, समाप्त किया जाता है, ये भी उदारीकरण का मतलब होता है। यानी उदारीकरण का मतलब होता है सरकार की लाल फीताशाही व्यवस्था को समाप्त करना, अर्थात अर्थात मेरे पैर अर्थात भ्रष्टाचार, अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, ये भी इसके ओके, अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना दोस्तों, ये भी उदारीकरण नीति का एक पार्ट माना जाता है। यानी सरकार की जो भी लाल फीताशाही व्यवस्था, उसको समाप्त करना, अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात आ जाती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य दोस्तों इस उदारीकरण की नीति के तहत किया जाता है, ये भी उदारीकरण का पार्ट माना जाता है। ओके, हालांकि देखो अभी मैं आपको उदारीकरण का मतलब बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ने
24 जुलाई 1991 से लेकर आज 16 अगस्त 2021 तक अपनी इस उदारीकरण की नीति के तहत क्या क्या काम किया। बोलने से ही देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती दोस्तों, कुछ करने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। बोलने से कभी भी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता। बोलने के साथ साथ दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दोस्तों उन कार्यों को करना भी पड़ता है दोस्तों। आगे फिर मैं कह सकता हूं तीसरा पॉइंट, सरकार के उदारीकरण का मतलब है तीसरा, सरकार के कठोर कानून, सरकार के जितने भी कठोर कानून है, सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर, सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर, सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानून बनाया जाए। ओके, सरकार के कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानून बनाया जाए दोस्तों, ये भी बात आती है। तो सरकार के जितने भी कठोर कानून हैं उन कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल कानूनों का निर्माण किया जाए दोस्तों, ये भी उदारीकरण नीति का पार्ट माना जाता है। अर्थात सरकार गवर्नमेंट के जितने भी कठोर कानून हैं उन कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। ओके, फिर आता दोस्तों अगर फिर आता है सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर, सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर, ये क्वेश्चन आया होता, सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर अंकुश लगाया जाए, सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर अंकुश लगाया जाए, मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये भी उदारीकरण की नीति के अंतर्गत आएगा। तो सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर, सरकार के जितने भी आर्थिक नियंत्रण है उन आर्थिक नियंत्रणों पर अंकुश लगाने की बात आ जाएगी दोस्तों। ओके, तो ये बात भी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आता दोस्तों अगला, सरकार की परमिट राज व्यवस्था, सरकार की परमिट राज व्यवस्था का मतलब होता है लाइसेंस लेने की प्रणाली। पहले क्या होता था दोस्तों, देश में प्रत्येक उद्योग की स्थापना करने के लिए या अपने उद्योग का विस्तार करने के लिए या प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिस्थिति में दोस्तों उद्योगों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, अर्थात उनसे परमिट लेना पड़ता था। बिना परमिट के वो अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो इस समय तो सरकार की परमिट राज व्यवस्था को समाप्त किया जाए, को सीमित किया जाए। ओके, तो परमिट राज व्यवस्था को सीमित किया जाए, ये भी दोस्तों उदारीकरण का एक पार्ट माना जाता है। फिर आता है दोस्तों अगला, विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो विदेशी पूंजी निवेश यानी एफडीआई हो या एफआईआई हो, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके। तो दोस्तों ये तो गया उदारीकरण का एक छोटा सा अर्थ दोस्तों जो मैंने आपके सामने बता दिया। ओके, कि उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत, अब सुनिए, देखो पहले तो आप इसको पूरा वापस पढ़िए दोस्तों कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं बता चुका मित्रों कि उदारीकरण एक ऐसा सिस्टम है, उदारीकरण एक ऐसी प्रणाली है, उदारीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है, सरकार के जितने भी कठोर कानून हैं उन कठोर कानूनों को खत्म करो, उनके स्थान पर सरल कानून बनाए जाए। अर्थात सरकार अगर देश आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहता है या इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहता है या देश की अर्थव्यवस्था को तेज करना चाहते हो तो सरकारी नियामकों और नियंत्रणों पर कंट्रोल किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को अपनी तानाशाही व्यवस्था को खत्म करे, सरकार की भ्रष्टाचार प्रणाली खत्म हो, परमिट राज व्यवस्था को सीमित कर दिया जाए, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाया जाए, आर्थिक नियंत्रणों पर दोस्तों अंकुश लगाया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो देश का आर्थिक विकास होगा, वो जरूर होगा। तो इस नीति को उदारीकरण की नीति कहा जाता है। बताइए, मैं तो उदारीकरण की नीति समझ आ गई, मतलब उदारता बरतना। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को ये कह रहे हैं कि अगर राव साहब, अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, देश की इकोनॉमी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो आप मेरी बात मान लीजिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देखो सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना चाहिए। तो मैंने कहा उदारीकरण को अपनाना चाहिए। तो जैसे तुम कहोगे सर उदारीकरण क्या होता है, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यही कहा कि सिंह साहब ये उदारीकरण होता क्या है। तो उसने फिर उदारीकरण का मतलब बताया कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति को अपनाना होगा। अर्थात सरकारी नियामकों उनको कंट्रोल, सरकार के जो भी रेगुलेशंस एंड कंट्रोल को कम करना,
सरकार की लाल फीताशाही व्यवस्था को समाप्त करना अर्थात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, सरकार के जितने भी टाइट कानून हैं, कठोर कानून है जिनमें सजा का प्रावधान अलग अलग है, तो उन कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानूनों को बनाए रखना। ओके, यानी उनको कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल कानून बनाना, सरकार के आर्थिक नियंत्रणों पर अंकुश लगाना और सरकार की परमिट राज व्यवस्था को सीमित करना और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, ये सब बातें दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाती है। ओके, यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में समझ आ गई कि अच्छे से बताओ यस या नो। तो ये तो गया उदारीकरण का अर्थ। अब बात करते हैं मित्रों कि भारत में सरकार की उदारीकरण नीति के तहत क्या क्या प्रयास किए गए। यानी देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का अर्थ तो बता दिया, लेकिन इस देखो, किसी चीज का ज्ञान देने से ही दोस्तों सुधार नहीं होता। ज्ञान देने से सुधार नहीं होता, उस ज्ञान के साथ साथ उसमें सुधार करना भी जरूरी होता है, तब जाके देश सुधरता है, तब जाके एक व्यक्ति का स्तर सुधरता है, जब एक स्टूडेंट का सुधरता है। तो अगर देखो, तो मैं तुमको ज्ञान तो खूब दे दूं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम इस तरह करो, तो ज्ञान देने से दोस्तों देश का समाधान नहीं होता। अगर देश की अर्थव्यवस्था में समाधान करना है तो जो बातें सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताई, क्या इन सब बातों को माना गया या नहीं माना गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना मित्रों, पैराग्राफ चेंज करके मैं बताऊंगा दोस्तों कि सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, अब सुनना मित्रों बहुत प्यारी बात है, सरकार द्वारा उदारीकरण, सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के तहत, सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के तहत, सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के तहत किए गए अब तक के सुधार, कि सरकार ने उदारीकरण नीति के तहत दोस्तों अब तक क्या क्या सुधार किए, ये अपने आप में बात है मित्रों कि सरकार ने अपनी उदारीकरण नीति के तहत 24 जुलाई 1991 से लेकर आज तक सरकार ने क्या क्या सुझाव किया, मतलब क्या क्या सुधार किए। अब देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो देखो क्या क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, अब क्या क्या सुधार हुआ, पॉइंट नंबर 1, एक एक पॉइंट को सुनना। सबसे पहला तो दोस्तों यह है कि एक कानून था जिसका नाम था MRTP एक्ट, इसको बोलते मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस अधिनियम 1969, यानी एकाधिकारात्मक प्रतिबंधनात्मक, ओके, एकाधिकारात्मक प्रतिबंधनात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। तो अधिनियम 1969 को समाप्त करके इसके स्थान पर, तो ये सरकार का एक कठोर कानून था, ये सरकार का बहुत ज़्यादा कठोर कानून था दोस्तों, जो ये कहता था कि अगर किसी भी संस्था की नेट वर्थ 100 करोड़ से अधिक होगी, उस कंपनी पर सरकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये सरकार का इतना तानाशाह कानून था जो ये कहता था कि अगर किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था की नेट वर्थ, अगर कुल संपत्तियों का मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो उस कंपनी पर सरकार का एकाधिकार हो जाएगा, अर्थात उस पर पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। तो दोस्तों, अगर सरकार का कंट्रोल किसी कंपनी के ऊपर हो जाएगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार का काम कंपनियों पर कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि सरकार का काम देश चलाना होता है। तो इस कानून को ही समाप्त कर दिया गया और इस कानून के स्थान पर क्या हुआ मित्रों कि 1 जून 2002 को एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम था प्रतिस्पर्धा अधिनियम, उसका नाम था तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। एक तो सरकार ने ये 200 सबसे बड़ा कांड किया उदारीकरण नीति के तहत। ओके, अब देखो मैं पैराग्राफ चेंज करके लिख देता हूँ कि MRTP मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ओके, MRTP एक्ट 1969 में 1969 में एक मुख्य प्रावधान, ओके, इस कानून में एक मुख्य प्रावधान, एक प्रोविजन, ओके, मुख्य प्रावधान यह था कि क्या प्रावधान था कि यह था कि यदि किसी कंपनी ऑब्लिक संस्था की नेट वर्थ का मतलब उसकी कुल संपत्ति, नेट वर्थ 100 करोड़ रुपए, नेटवर्थ क्या होगी 100 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक, नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक, नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, नेटवर्थ जो है
वो 100 करोड़ से अधिक हो जाती है, ओके, 100 करोड़ से अधिक हो जाती है, नेटवर्थ 100 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो उस कंपनी पर, ओके बता गए, तो उस कंपनी पर, ओके, उस कंपनी पर सरकार का यानी गवर्नमेंट का, सरकार का एकाधिकार हो जाता था, अर्थात किसी कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ से अधिक हो जाती थी, अर्थात किसी भी प्रकार, अर्थात किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए, सरकार की अनुमति लेना, ओके, लेनी अनिवार्य होती थी, यानी सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होती थी। और सरकार की अनुमति का मतलब है लाल फीताशाही व्यवस्था का जन्म होना, अर्थात दोस्तों भ्रष्टाचार होना, क्योंकि सरकार किसी भी कंपनी को कोई कार्य करने की अगर अनुमति देगी तो उसके बदले में बड़ी अमाउंट रिश्वत की लेगी, क्योंकि बिना रिश्वत के सरकार कार्य नहीं करती। तो उदारीकरण की नीति के तहत दोस्तों सबसे बड़ा सुधार ये हुआ कि सरकार का एक बहुत ही बड़ा कानून था जिसका नाम था MRTP एक्ट 1969। ये कानून 1969 में बना था। इस कानून को उदारीकरण की नीति के तहत सरकार ने समाप्त कर दिया और 1 जून 2002 को इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। अब MRTP एक्ट के अंदर देखो, MRTP एक्ट में वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस थे, लेकिन इसका जो सबसे डेंजर प्रोविजन ये था कि इस एक्ट में ये बात कही गई थी, अगर किसी भी संस्था की नेटवर्थ कभी भी 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो उस कंपनी पर सरकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस कंपनी में किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। बिना सरकार की अनुमति के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बताइए मित्रों, आपको ये चीज समझ आ गया? आपको ये हो गया पहला पॉइंट उदारीकरण नीति का, अर्थात सरकार ने अपनी उदारीकरण नीति की पालना करते हुए सरकार के कठोर कानून को खत्म करके उसके स्थान पर सरल कानून की स्थापना की गई। और उदारीकरण का भी मतलब ये, उदारीकरण कहते हैं कि उदारीकरण का मतलब होता है सरकार के कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल कानूनों को निर्माण करना, यही उदारीकरण का मतलब है। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आप लोगों को? ओके, फिर चलते हैं दूसरा पॉइंट। देखो अब उदारीकरण नीति का दूसरा पॉइंट क्या, सुनिए ये क्या कहता है। ये कहता है मित्रों कि विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने हेतु, यानी विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने हेतु पहले से चल रहे एक कानून चल रहा था पहले से, जिसका नाम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कानून बना था 1973 को। फेरा बना था 1973 को। तो फेरा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, क्योंकि फेरा कानून के जो प्रावधान थे वो थोड़ा कठोर थे, तो इससे विदेशी व्यापार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सरकार ने अपनी उदारीकरण नीति के तहत इस फेरा कानून को समाप्त करके फेरा कानून को समाप्त करके इसके स्थान पर समाप्त करके फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। ओके, 1 जून 2000 से लागू किया गया। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये भी सरकार का एक कठोर कानून था फेरा। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब भारत में उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाया गया था या उदारीकरण की नीति नहीं आई थी, तो उस समय फेरा काम करता था। लेकिन फेरा के दोस्तों नियम कानून थोड़े कठोर थे, तो सरकार इस कठोर कानून के स्थान पर दोस्तों इसके स्थान पर नए कानून की घोषणा कर दी। तो फेरा को समाप्त करके कौन सा आ गया? फेमा कानून बनाया गया, क्योंकि फेमा कानून भी विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने वाला कानून है। लेकिन फेमा के जो प्रावधान है वो फेरा की अपेक्षा अधिक उदार है, अधिक सरल है और बहुत ही ईजी कानून है, अर्थात उसमें विदेशी व्यापार करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और उदारीकरण की
की नीति में यही तो कहा गया था कि सरकार के कठोर कानूनों को खत्म करो और उनके स्थान पर सरल सरल कानूनों की स्थापना की जाए। ये बात यहाँ पर आ जाती है। ओके, बहुत ही लाजवाब। अब चलते तीसरा पॉइंट। अब उदारीकरण के तहत तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा हुआ कि कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त करके, मतलब कंपनी अधिनियम 1956 को क्या कर दिया? समाप्त करके 1 अप्रैल 2014 को 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 ओके लागू किया गया, जिसमें एक मुख्य प्रावधान यह किया गया कि वर्तमान में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। पहले क्या होता था कि एक कंपनी का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता था, अर्थात अकेला व्यक्ति कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता था। लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 को इस सरकार ने खत्म कर दिया और इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। और इस कंपनी अधिनियम 2013 में एक मुख्य प्रोविजन ये डाला गया कि अब आज की तारीख में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। ओके, एक अकेला, जिस कंपनी का निर्माण वो करेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसको एकल स्वामित्व वाली कंपनी कहा जाएगा। एकल स्वामित्व कंपनी यानी ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी कहा जाएगा। 1 पर्सन कंपनी के नाम से जाना जाएगा। ओके, 1 पर्सन कंपनी के नाम से उसे जाना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ओके, तो मित्रों मैंने क्या कहा कि कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। ओके, जिसमें एक मुख्य प्रोविजन ये डाला गया, एक मुख्य प्रावधान ये डाला गया कि वर्तमान में आज की तारीख में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, जिसे एकल स्वामित्व वाली कंपनी अर्थात 1 पर्सन कंपनी के नाम से उसे जाना जाएगा। अर्थात वो 1 पर्सन कंपनी के नाम से जानी जाएगी, उसे एकल स्वामित्व वाली कंपनी 1 पर्सन कंपनी के नाम से उसे जाना जाएगा। ओके, ये बात भी आप लोगों के माइंड में चलनी चाहिए। ओके, समझ आ गया? तो देखो उदारीकरण का मतलब क्या था? उदारीकरण का मतलब यही तो था कि सरकार के जितने भी कठोर कानून हैं उन कठोर कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर सरल और इजी कानूनों को लागू किया जाए। तो सरकार के कठोर कानूनों को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर सरल कानून, तो एक तो MRTP एक्ट चला गया, ओके, प्रतिस्पर्धा अधिनियम आ गया, फेरा चला गया, फेमा आ गया, कंपनी अधिनियम 1956 चला गया और 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 आ गया। सारी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? ये सब किस नीति का पार्ट है? ये सब के सब उदारीकरण नीति का पार्ट है। अतः इन सबको उदारीकरण नीति के तहत ही दोस्तों इन सबको शामिल किया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त करके 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिसमें एक मुख्य प्रोविजन ये डाला गया कि आज की तारीख में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, जिसे एकल स्वामित्व वाली कंपनी कहा जाएगा। अर्थात एकल 1 पर्सन कंपनी के नाम से जिसे जाना जाएगा, 1 पर्सन कंपनी के नाम से जिसे जाना जाएगा। यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में चली जाएगी। ओके, आगे अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, अगले बिंदु की ओर बात करें। तो अगला बिंदु क्या कहता है इसको देखो। अब देखो यहां पर आता है मित्रों की अगला उदारीकरण नीति के तहत और क्या हुआ। फिर आता है दोस्तों उदारीकरण नीति के तहत सरकार ने और क्या किया, उद्योगों के विकास यानी उद्योगों का डेवलपमेंट करने के लिए उद्योगों के विकास, ओके, उद्योगों के विकास तथा उनकी स्थापना करने के लिए कि भाई साहब उद्योगों को डेवलपमेंट करना है, उद्योगों की स्थापना करने हेतु नए नए उद्योगों की स्थापना करने हेतु मित्रों उनकी स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनना मित्रों बहुत प्यारी बात है,
कि उद्योगों के विकास तथा उनकी स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को, यानी उसी समय 24 जुलाई 1991 को अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पांचवी औद्योगिक नीति, क्योंकि इससे पहले 4 औद्योगिक नीतियां बन चुकी थी मित्रों। औद्योगिक नीति 4 औद्योगिक नीतियां, एक 1948, एक 1956, एक 1977 और एक 1980। तो 4 औद्योगिक नीतियां पहले बन चुकी थी। तो उदारीकरण नीति के तहत नए नए उद्योगों का विकास करने तथा उनकी स्थापना करने, उनका विस्तार करने के लिए 24 जुलाई 1991 को केंद्र सरकार ने अपनी 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। ओके, इसकी घोषणा की गई। मतलब सरकार ने दोस्तों इस उदारीकरण नीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, देश में नए नए उद्योगों को डेवलप करने और उनकी स्थापना करने, उनका एक्सटेंशन करने, उनका विस्तार करने के लिए 24 जुलाई 1991 को एक अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसका नाम था 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। ओके मित्रों, घोषणा की। इस नीति जो सरकार ने नीति बनाई थी इस नीति को नवीन लाइसेंस, इस नीति को क्या नाम दिया गया? नवीन लाइसेंस प्रणाली नीति। इस नीति को नवीन लाइसेंस प्रणाली नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे। क्योंकि नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नीति के तहत लाइसेंसों की अनिवार्यता को, यानी उद्योगों में पहले लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त करके कम कर दिया गया। अर्थात प्रत्येक उद्योग को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ गिने चुने उद्योगों को तथा वर्तमान में केवल 5 प्रकार के उद्योग, कितने? 5 प्रकार के उद्योगों को, तथा वर्तमान में केवल 5 प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस, वर्तमान में 5 प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता में सम्मिलित किया गया। ओके, सम्मिलित किया गया है। ओके, केवल 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि सभी उद्योगों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, केवल 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस के दायरे में रखा गया। देखिए मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देश में उदारीकरण की नीति जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनाई थी, उस उदारीकरण की नीति के तहत दोस्तों क्या क्या बातें सामने आई, वो सब बातें मैं आपके सामने टीका टिप्पणी करके बता रहा हूँ। तो 5 प्रकार के उद्योगों, तो उद्योगों के विकास तथा उनकी स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 1991 को अपनी 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। इस औद्योगिक नीति को नवीन लाइसेंस प्रणाली नीति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नीति के तहत लाइसेंसों की अनिवार्यता को समाप्त करके कम कर दिया गया तथा वर्तमान में केवल 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस के दायरे में रखा गया। अब वो 5 प्रकार के उद्योग कौन कौन से देखिए। सबसे पहला है तंबाकू उत्पाद उद्योग। तो तंबाकू उत्पाद उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योगों का लाइसेंस लेना जरूरी है, बिना लाइसेंस के आप उद्योग नहीं चला सकते। ओके, सेकंड में तो अल्कोहल, शराब वगैरह जो होती है, ड्रग्स वगैरह होती है, अल्कोहल उत्पाद उद्योग, जो भी अल्कोहल उत्पाद उद्योग है, उन सब उद्योगों को भी लाइसेंस लेना जरूरी होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस उद्योग दोस्तों ये तीसरे नंबर का उद्योग आ जाएगा। और चौथा होता है आपका औद्योगिक, ओके, औद्योगिक व विस्फोटक पदार्थ उद्योग।
औद्योगिक व विस्फोटक पदार्थ उद्योग, ये ओके। और लास्ट अपना रहता है तो ओके आगे लास्ट अपना रहता है रसायन उद्योग, केमिकल उद्योग। तो इन 5 प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस के दायरे में रखा गया, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस की प्रणाली से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। सुनिए मित्रों, चौथा बिंदु मैंने क्या कहा मित्रों कि उद्योगों के विकास तथा उनकी स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 1991 को अपनी 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। और इस औद्योगिक नीति को नवीन लाइसेंस प्रणाली नीति के नाम से भी जानते हैं मित्रों के, क्योंकि इस नीति के तहत, इस 5वीं औद्योगिक नीति 1991 के तहत उद्योगों की लाइसेंसों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। पहले दोस्तों देश में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना करने से पहले उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था। और लाइसेंस का मतलब समझते हो, सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचार, लाल पीताशाही, करप्शन। क्योंकि सरकार जब किसी उद्योग को लाइसेंस देगी तो एक तो लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, जिससे उद्योग बड़ी मात्रा में नहीं खुल पाते थे। और जब उद्योग बड़ी मात्रा में नहीं खुल पाते थे तो देश का विकास कैसे होगा। तो देश के विकास करने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त करना जरूरी था। तो सरकार ने अपनी 5वीं नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत केवल 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस के दायरे में रखा और बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस के दायरे से मुक्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब किसी भी उद्योग को लाइसेंस लेने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों कौन कौन सा, एक आ जाएगा आपका तंबाकू उत्पाद उद्योग आ जाएगा, एक आपका एल्कोहल उत्पाद उद्योग आ जाएगा, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस उद्योग, एक औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ उद्योग और एक रसायन उद्योग। इन 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस के दायरे में रखा गया, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस के दायरे से मुक्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि बाकी किसी भी उद्योग को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, केवल इन 5 प्रकार के उद्योगों को ही लाइसेंस लेने की अनिवार्यता होगी। समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? देखो अभी मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, आधे टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे आधा बंद। अब इकोनॉमिक्स दोस्त मन का ना 3 या 4 दिन, 3 दिन की हो रहा है बस, 17, 18, 19 बस खत्म। आप एक एक दिन का एक एक टॉपिक है, आपका सिलेबस लेकर इंडियन इकोनॉमिक पूरी हो जाएगी आपकी। फिर अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इंडिया का, फिर अपन राजस्थान कवर करेंगे, तो आराम से। और ये ध्यान दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको किसी किताब में भी नहीं मिलने वाला, ओके। ये ध्यान अच्छे से लिखो, खुद लिखे। अच्छा, इनके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ पर ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा। इनके जो हैंड रिटन नोट्स वो ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा और तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। अब चलिए मित्रों 5वां पॉइंट कि उदारीकरण नीति के तहत और क्या क्या बातें हुई। चलिए मित्रों 5वीं बात करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था की बात करें कि बैंकिंग व्यवस्था में क्या हुआ। तो मैं कह दूं कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने हेतु, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने हेतु, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने हेतु 1991 में, 1991 में एक समिति बनी थी, नरसिम्हन समिति। आपको याद हो तो मैं बैंकिंग में पढ़ाया भी था। नरसिम्हन समिति का गठन किया गया क्योंकि बैंकों के हालात उस समय खराब थे दोस्तों। क्यों मित्रों, आपको पता है हर्षद मेहता घोटाला, जो सबसे बड़ा घोटाला उस समय हुआ था बैंकों को लेकर, इसलिए बैंकों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि बैंकों की स्थिति को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया, ओके। और दोस्तों मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा ही चुका कि नरसिम्हन समिति ने बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या क्या कहा, वो मैं आपको बैंकिंग में पढ़ा चुका। आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और मैंने आपको बैंकिंग में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कि नरसिम्हन समिति ने बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को क्या क्या आदेश दिए, वो सब बातें मैं देख चुका। चलिए मित्रों अब चलते हैं उदारीकरण की नीति में और क्या हुआ। उदारीकरण की नीति में हुआ कि भारत में, छठा पॉइंट, भारत में प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट, ओके, भारत में प्रतिभूति बाजारों पर यानी सिक्योरिटीज मार्केट पर नियंत्रण करने हेतु, कंट्रोल करने हेतु, नियंत्रण करने हेतु, भारत में प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण करने हेतु जो सेबी था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, सेबी को 30 जनवरी 1992 को
30 जनवरी 1992 में क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया हर्षद मेहता घोटाला होने के बाद। क्योंकि पहले सेबी क्या करता था, एक बिना मतलब का संगठन था, नाम का संगठन था, काम कुछ भी नहीं था दोस्तों, बेचारे के पास कोई ऑफर नहीं था, क्योंकि सारा काम तो भारत सरकार के अंडर में था दोस्तों। तो सेबी की स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 में हो गई थी, 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हो गई थी। लेकिन जब सेबी की स्थापना हुई थी तो उस समय सेबी के पास कंट्रोल करने का पावर नहीं था। तो इसे पावर कब दिया गया, 12 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा यानी वैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, वैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, वैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया तथा वैधानिक दर्जा दिया गया तथा सेबी एक्ट यानी सेबी अधिनियम 1992 पारित किया गया। ओके, पारित किया गया मतलब इसको कानूनी तौर पर दर्जा दे दिया गया तो यानी एक्ट बना दिया। और कानून का दर्जा जब मिल जाता है तो उसके बाद सारे पावर आ जाते हैं, वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करने का सारा पावर उसके पास आ जाता है। तो हर्षद मेहता घोटाले को लेकर सेबी की बात करो, हर्षद मेहता घोटाले को लेकर क्या था कि प्रतिभूति बाजार के हालात खराब हो चुके थे, और प्रतिभूति बाजार के हालात खराब होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी दोस्तों। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर आप भारत के अंदर आर्थिक सुधार करना चाहते हो, देश की इकोनॉमी को बचाना चाहते हो, तो देश का जो फाइनेंशियल मार्केट का जो कैपिटल पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए तो नरसिम्हन समिति का गठन कर दिया, और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार करने की बात कर रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि जो भारत का फाइनेंशियल मार्केट है, भारत का जो वित्तीय बाजार है, और वित्तीय बाजार के दो भाग होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जिसको शॉर्ट टर्म मार्केट बोलते हैं, और कैपिटल मार्केट जिसको लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं। तो मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए तो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया, और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। आ रहा है समझे दोस्तों, मजा करो आप लोग। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, सातवां बिंदु। अब सातवां बिंदु क्या कहता है तो कि भारतीय कर व्यवस्था यानी भारत की टैक्स व्यवस्था की बात करें, भारतीय कर व्यवस्था में सुधार करने हेतु, भारतीय कर व्यवस्था में सुधार करने हेतु यानी टैक्स प्लानिंग को रिफॉर्म करने के लिए, भारतीय कर व्यवस्था में सुधार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, राजा चेलिया समिति का गठन किया गया। राजा चेलिया समिति का गठन किया गया तथा इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट 1993-94 में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया। यानी पहली बार दोस्तों सर्विस टैक्स लगाया गया राजा चेलिया समिति की सिफारिश पर, जिसे 1 जुलाई 2017 को ओके जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया। ये ध्यान, ओके। यानी राजा चेलिया, भारतीय कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने राजा चेलिया समिति का गठन किया गया। ओके, यानी भारत की कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजा चेलिया समिति का गठन किया गया, और राजा चेलिया समिति की सिफारिश पर दोस्तों देश में केंद्रीय बजट 1993-94 में सर्विस टैक्स को लागू किया गया, क्योंकि पहले सेवाओं के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। अब जबकि देश को सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती थी, सर्विस टैक्स से, मतलब सेवाओं से होती थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आप लोग वहां पर टैक्स लगाओ जहां से
देश को इनकम ज्यादा हो रही है। तो उस समय देश में सर्विस से, सेवाओं से ज्यादा इनकम हो रही थी, लेकिन सेवाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। तो राजा चेलिया समिति ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हो तो सेवाओं पर टैक्स लगाना शुरू करो। हाँ, सभी प्रकार की सेवाओं पर मत लगाओ, लेकिन कुछ प्रकार की सेवाओं पर टैक्स लगाओ। तो 1993 और 94 में केवल 3 प्रकार की सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते करते देश की सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून में सर्विस टैक्स को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये था दोस्तों आपका पूरा उदारीकरण को लेकर सारी बातें। समझ में आई या नहीं? यानी भारत में उदारीकरण नीति के तहत अब तक ये सारे कारनामे हुए दोस्तों। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या अच्छे मित्रों? यही था सबसे बड़ा पॉइंट। अब तो 2 पॉइंट इजी है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन पहले बताओ यहां तक की सारी बातें समझ आ गई आप लोगों को? यानी मैं बता चुका दोस्तों कि उदारीकरण की नीति के तहत अब तक क्या क्या सुधार हुआ। एमआरटीबी एक्ट खत्म हुआ, प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू हुआ, फेरा खत्म हुआ, फेमा लागू हुआ, कंपनी अधिनियम 1900 खत्म हुआ, 56 खत्म हुआ, 2013 लागू हुआ। ओके, उद्योगों की लाइसेंस के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, बैंकिंग व्यवस्था के लिए नरसिम्हन समिति का गठन हुआ, सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी को वैधानिक दर्जा मिला और कर व्यवस्था के लिए दोस्तों राजा चेलिया समिति का गठन हुआ। समझ आया दोस्तों आपको? अरे अभी थैंक यू नहीं, अभी तो बाकी है। तो अभी तो उदारीकरण समझ आया आपको। केवल उदारीकरण के बारे में बात की कि उदारीकरण के तहत क्या क्या बात हुई और उदारीकरण को लेकर कौन कौन सी बातें। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस सारी इकोनॉमिक करा दूंगा दोस्तों। ओके, आगे सभी लोग अपने दोस्तों, और आज आपको एक खुशखबरी और मिलने वाली दोस्तों। आज आप लोगों के लिए रात को 10 बजे दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को दोस्तों। आप लोगों की सफलता के लिए दोस्तों मैं बहुत कुछ नया कराऊं, तो रात को 10 बजे लाइव आना ना भूले दोस्तों। आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी रहेगी, है बड़ी खुशखबरी लेकिन दोस्तों मेरे लिए छोटी है, क्योंकि मैं आप लोगों को और बड़ी बड़ी खुशखबरियां देता रहूंगा आगे। अब चलते दोस्तों सेकंड बिंदु की ओर। अब चलते दोस्तों निजीकरण की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और निजीकरण के तहत क्या क्या बातें आती है। छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले तो निजीकरण का मतलब देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, समझ आ जाएगा आपको। मैंने कहा कि निजीकरण, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है, निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत निजीकरण एक ऐसे जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की इकाइयों का, यानी जो यूनिट्स है, सरकार की यूनिट्स है, सरकार की कंपनियां, इकाइयों के प्रबंध यानी मैनेजमेंट तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल, मैनेजमेंट तथा कंट्रोल को निजी हाथों में या निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है, निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है। तो निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसके अंतर्गत, निजीकरण दोस्तों अगर आगे तो निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रबंध तथा नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है, यानी प्राइवेट सेक्टर्स को क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। ओके मित्रों, आगे बिल्कुल दोस्तों मैकाना जी आपकी ये इंडियन इकोनॉमिक आरएस की इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स बचा हुआ है, सब्सिडी बची हुई है, और इसके अलावा तो क्या बचा, सब्सिडी, ई कॉमर्स बचा हुआ है, सहकारिता और कुछ सरकार की योजनाएं बची हुई है। तो मैक्सिमम 3 दिन का टॉपिक और है, 3 दिन में आपका सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा। मैंने कहा ना दोस्तों आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा आप लोगों को इंडिया का। ओके, मस्त रहो, इकोनॉमिक सर्वे, फिर इंडिया की कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बात करूंगा जो लेटेस्ट है। तो निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रबंध तथा नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है। ओके, और मैं पैराग्राफ चेंज करके आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बात आपको जरूर यहाँ पर बताई जाएगी। तो आगे ठीक है, तो देखिए अब एक बात आपको जरूर बताई जाएगी यहाँ पर, वो क्या होगी कि वर्तमान में दो सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़कर
अन्य सभी अन्य सभी अन्य सभी अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया गया। यानी अभी वर्तमान में केवल दो ऐसे सेक्टर है जो प्राइवेट के अंदर में, बाकी सबका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। अब वो दो सेक्टर कौन कौन से देख लीजिए। एक तो परमाणु ऊर्जा खनिज क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा खनिज क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा खनिज क्षेत्र ये पूरी तरह से अभी भी सरकार के अंडर में है। और एक है रेलवे, लेकिन रेलवे का भी दोस्तों कुछ पार्ट का निजीकरण हो गया, लेकिन कुछ पार्ट का अभी निजीकरण होना बाकी है। तो ये दो सेक्टर ऐसे दोस्तों जिनका अभी तक निजीकरण नहीं हुआ है, बाकी सरकार के लगभग सभी सेक्टर्स का क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो मित्रों निजीकरण का मतलब क्या होता है, देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आपको प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाना होगा, अतः निजीकरण की व्यवस्था को अपनाना होगा। और निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रबंध तथा नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है, अर्थात उनका मैनेजमेंट तथा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में नहीं रहता, सरकार के हाथों में नहीं होता, बल्कि दोस्तों निजी हाथों में। लेकिन सुना दोस्तों, यहां पर केवल प्रबंध और नियंत्रण की बात आ रही है, स्वामित्व सरकार के पास ही होता है। तो निजीकरण में दोस्तों स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो निजी हाथों में चला जाता है, उसी को निजीकरण कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक पॉइंट आपके सिलेबस में रहता है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, उसे बोलते हैं दोस्तों विनिवेश। ओके, आगे लिखता हूं दोस्तों, विनिवेश। अब आप लोगों ने विनिवेश का नाम तो सुना ही होगा, मैंने विनिवेश पढ़ा भी दिया आप लोगों को, लेकिन मैं आपको यहां पर वापस बताता हूं डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ओके दोस्तों, जब आपको मैं बजट पढ़ा रहा था तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया था, क्योंकि विनिवेश जो होता है वो सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है, यह सरकार के पूंजीगत बजट का पार्ट मानी जाती है। ओके, अब मैं कहता हूं कि विनिवेश का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तो विनिवेश क्या होता है, तो आप जानते हो कि विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है। ओके, विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की इकाइयां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है, निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है। ओके, ये बात आपको, तो विनिवेश मतलब मैंने कहा कि विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है। अर्थात मैं कहूं जब सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का कोई भी क्षेत्र, अर्थात जब सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई के स्वामित्व, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई के स्वामित्व प्रबंध तथा नियंत्रण को कंट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, तो उसे विनिवेश कहा जाता है। अर्थात दोस्तों उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसे विनिवेश कहा जाता है। ओके मित्रों, ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट को आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब अलग होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप सरकार का कोई भी क्षेत्र जिसका स्वामित्व तो सरकार के पास होता है, लेकिन उसका प्रबंध और नियंत्रण किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाता है, उसको निजीकरण कहा जाता है। विनिवेश निजीकरण का एक भाग होता है, जिसके अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है, अर्थात उसका स्वामित्व, उसका प्रबंध और उसका नियंत्रण अगर तीनों के तीनों अगर सार्वजनिक क्षेत्र से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चले जाते हैं, तो उसे विनिवेश कहा जाता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और विनिवेश सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है, क्योंकि इससे सरकार की संपत्तियों में क्या होती है, कमी होती है। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट
विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को, पब्लिक सेक्टर की इकाइयों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेच दिया जाता है, अर्थात सेल आउट कर दिया जाता है। अर्थात जब सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई के स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप, उसका प्रबंध तथा उसके नियंत्रण को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, अर्थात निजी हाथों में बेच दिया जाता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। और विनिवेश जो है मित्रों वो सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। ये हो गया दोस्तों आपका निजीकरण का टॉपिक। ओके, फिर अब लास्ट रहता है दोस्तों आपका तीसरा रहता है वैश्वीकरण। फिर ये टॉपिक खत्म। वैश्वीकरण जिसको आप भूमंडलीकरण भी बोलते हो, भूमंडलीकरण बोल लो या इसको ग्लोबलाइजेशन बोल लो। ओके, इसको आप भूमंडलीकरण बोल लो, ग्लोबलाइजेशन बोल लो, वैश्वीकरण बोलो, एक ही बात है। अब बात करते हैं कि भूमंडली ये होता क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है। देखो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वैश्वीकरण वैश्वीकरण व्यवस्था के माध्यम से, सुना तो, वैश्वीकरण व्यवस्था के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को, वैश्वीकरण व्यवस्था के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक मानकर सभी देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, देखो वैश्वीकरण व्यवस्था के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक मानकर सभी देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, इसीलिए वैश्वीकरण को एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, वैश्वीकरण को एक खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये ओपन इकोनॉमी भी कहलाती है, इसको एक खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ओके, तो अब मैंने क्या कहा दोस्त, सुनिए। तो अब देखिए यहां तक की बात आपको बता दूं मैं, तो एक बात सुना। तो मैंने कहा कि वैश्वीकरण ओब्लिक भूमंडलीकरण की बात करें तो मैंने कहा कि वैश्वीकरण व्यवस्था के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक मानकर सभी देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए वैश्वीकरण की बात करें, इसीलिए वैश्वीकरण को जो है मित्रों वो एक खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता है, यानी वैश्वीकरण जो है मित्रों एक खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। ओके, और यहीं पर मैं एक नोट करके लास्ट बात लिख दूं मित्रों, एक अर्थशास्त्री था दोस्तों, एक प्रमुख अर्थशास्त्री था जिसका नाम था रॉबर्टसन। क्या नाम था? तो रॉबर्टसन। ओके, रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप भूमंडलीकरण भी कहते हो, वैश्वीकरण किसी भी विकास का इंजन माना जाता है। ओके, इंजन माना जाता है। ओके, ये आपको समझना। तो अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने कहा
कि वैश्वीकरण किसी भी देश के विकास का आर्थिक यानी किसी भी देश के विकास का एक इंजन माना जाता है। ओके, ये किसी देश के विकास का एक इंजन माना जाता है। इसको बोलते हैं अपन वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? तो वैश्वीकरण की नीति इसे कहा जाता है। ये वैश्वीकरण की नीति के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। मित्रों, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? मित्रों, यस या नो? तो दोस्तों, ये था आपके सिलेबस का एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा था, भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था। तो आर्थिक सुधार व्यवस्था को लेकर दोस्तों मैंने सारी बातें बता दी आपको। आर्थिक सुधार व्यवस्था को लेकर यानी भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था की जो 3 पार्ट है, जिसमें आपकी एल मतलब उदारीकरण क्या होता है, पी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। यानी आर्थिक सुधार व्यवस्था कब अपनाई गई, क्यों अपनाई गई, किसने अपनाई दोस्तों, इसके पीछे कौन कौन सी बातें थी, उदारीकरण की नीति किसे कहते हैं, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण के तहत दोस्तों क्या क्या सरकार ने प्रयास किया मित्रों के। उसके बाद निजीकरण का मतलब क्या होता है, निजीकरण के अंदर सरकार ने क्या किया, और वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका और इस टॉपिक को यहीं पर मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट आपको करा दिया। बताइए मित्रों, समझ में आया नहीं आया? और इसकी अभी मैं पीडीएफ ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर किसी ने लिख रखा तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं ये हाथ से लिखे गए नोट्स की पीडीएफ आपको ऐप में अपलोड कर दूंगा, ये जानना। और आज रात को 10 बजे दोस्तों आप लोगों को एक यूट्यूब के माध्यम से आपको बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, उसको देखना आप लोग ना भूलें। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंडियन इकोनॉमिक में आरएस को लेकर या एसआई को लेकर 3 टॉपिक और बाकी जो मेनली है, जिसमें एक तो आपका ई कॉमर्स का टॉपिक है, जहां से जनरली कोई प्रश्न नहीं बनता। ओके, एक आपका टॉपिक सब्सिडी का बाकी है, वो पढ़ाना बाकी में तो सब्सिडी, और एक टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 3 टॉपिक आपके बड़े टॉपिक है जिनके बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक देखो, ये सारे टॉपिक आपके 17, 18 और 19, तो लगभग 19 तारीख तक आपका ये हो जाएगा बचा कुचा। ओके, फिर आपके 2 से लेकर 3 दिन तक इकोनॉमिक्स सर्वे करा दूंगा, यानी इकोनॉमिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर राजस्थान की इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, करंट के मुद्दों पे बात करेंगे। तो वैसे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 70 क्लासों को वादा किया था आप लोगों को, अभी आज अपनी 50 नंबर की क्लास हुई है मित्रों, जिसमें से 215 क्लासें तो मैं किसकी मानता हूँ, 15 क्लासें तो बैंकिंग की मान के चलता हूँ। तो बैंकिंग की 15 क्लासें आपको दे दी मैंने, बाकी 5 क्लासें आपकी, 3 क्लासें ये और 2 क्लासें आपकी, तो लगभग 70 क्लासों में दोस्तों पूरी इंडियन इकोनॉमी करा दी जाती है। ओके, बिल्कुल दोस्तों। सलोनी, जब देखो सलोनी, एक बात सुनना, जब मैं नेट के अंदर कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं तो इसका मतलब क्लास है। अगर नेट के अंदर क्लास लाइव आएगी तो समझ लो टॉपिक नेट के अंदर है, और लाइव नहीं आया तो समझा वो नहीं है। इसमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं, दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार क्या दिमाग से पैदल हो क्या? जब आपकी क्लास में मैं लाइव आ रहा हूं तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपका काम का टॉपिक है। ओके, नहीं ये तीनों टॉपिक नेट में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, फिर भी पढ़ो दोस्तों, काम के टॉपिक है। ई कॉमर्स, सब्सिडीज तो नेट में भी काम आता है। ओके, तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, बेस्ट ऑफ लक। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। टेंशन लेने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिंदास रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। कभी भी दोस्तों जीवन में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहो, आराम से एंजॉय करते रहो।